मुख्य समाचार। ओक्रम इबोबी ने बीजेपी को ठहराया मणिपुर की अशांति का जिम्मेदार। कहा, संगाई फेस्टिवल से दर्द नहीं छिपाया जा सकता। कोकोमी ने आईडीपीस के बहिष्कार आह्वान का किया समर्थन। कहा, मणिपुर में शांति लौटने तक संगाई फेस्टिवल नहीं मनाया जाना चाहिए। इम्फाल में सीएमएचटी और पीएमजेएवाई की लापरवाही पर डायलिसिस पेशेंट सड़कों पर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग। मणिपुर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। मणिपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ इग्नाइटिंग यूथ माइंड्स थ्रू साइंस इन स्पेस रीजनल आउटरीच प्रोग्राम। आंध्र प्रदेश की अदालत ने पूर्व मेयर और उनके पति की 2015 की हत्या मामले में 5 दोषियों को दी फांसी की सजा। प्रधानमंत्री मोदी का बयान, सरदार पटेल कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने रोका। अमेरिकी और भारत ने किया ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा समझौता, रणनीतिक संबंधों में नया अध्याय। इंडियन ऑयल ने गैर प्रतिबंधित संस्थाओं से रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखी। इस्तांबुल में हुई नाजुक युद्ध विराम वार्ता के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। रूस ने आईएनएफ संधि वाली मिसाइल यूक्रेन में दागी। ट्रंप ने परमाणु समझौता वार्ता रद्द की। खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूं नाबम थादोई चनो। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार विस्तार से। कांग्रेस भवन बीटी रोड इम्फाल में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओक्रम इबोबी सिंह ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। यह आरोप लगाते हुए कि राज्य में जारी अशांति और सांप्रदायिक विभाजन की सीधी जिम्मेदारी उसी की है। उन्होंने यह टिप्पणी एक स्मरण कार्यक्रम के दौरान की, जो मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एमपीसीसी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया था। इबोबी ने कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों और राजनीतिक अहंकार ने राज्य को अराजकता में धकेल दिया है। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि संगाई फेस्टिवल जैसे आयोजनों के जरिए सरकार झूठी सामान्य स्थिति दिखाने की कोशिश कर रही है। सरकार चाहे दुनिया को शांति का दिखावा करे, लेकिन मणिपुर के लोग सच्चाई जानते हैं। राज्य लहूलुहान है और सरकार इसे ठीक करने में नाकाम रही है, उन्होंने कहा। इबोबी ने इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग और फ्री मूवमेंट रेजिमी एफएमआर के मुद्दों पर भी बीजेपी की नीतियों को विफल बताया। उन्होंने याद दिलाया कि 2010 से 2011 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने सुरक्षा और जनसंपर्क के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए 10 किलोमीटर की फेंसिंग और सीमित एफएमआर लागू किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए समुदायों को बांटा और राज्य के सबसे गंभीर मानवीय संकट के दौरान चुप्पी साध ली। उन्होंने शांति का वादा किया था, लेकिन अराजकता दी। एकता की बात की, लेकिन भरोसा तोड़ दिया, इबोबी ने कहा। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने भारत की एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए साहसिक नेतृत्व दिखाया था। उन्होंने मिजो पीस एकॉर्ड का उल्लेख करते हुए कहा कि सच्ची एकता न्याय और सहानुभूति से आती है, न कि दिखावे से। कार्यक्रम में एमपीसीसी लीडर्स, पूर्व सांसदों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और दोनों राष्ट्रीय नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने इस अवसर पर फिर से दोहराया कि मणिपुर में शांति, न्याय और मेल मिलाप ही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि दिखावा या उत्सव।
इम्फाल में कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी ने इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स IDPs के उस आह्वान का पूर्ण समर्थन किया है जिसमें उन्होंने आने वाले संगाई फेस्टिवल के बहिष्कार की घोषणा की थी। समिति ने कहा कि जब राज्य पिछले 2.5 वर्षों से लगातार संघर्ष और अस्थिरता झेल रहा था तब किसी उत्सव का आयोजन नैतिक रूप से गलत है। कोकोमी ऑफिस लमफेल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइखुराम जयंता कन्वेनर ऑफ IPR कमेटी ने कहा कि हजारों लोग अब भी रिलीफ कैंप्स में बिना किसी पुनर्वास की गारंटी के रह रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जमीन पर जारी पीड़ा और असुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए झूठी सामान्य स्थिति दिखाने की कोशिश कर रही है। जयंता ने याद दिलाया कि सरकार ने पहले यह आश्वासन दिया था कि IDPs को दिसंबर 2025 तक जयंता ने याद दिलाया कि सरकार ने पहले यह आश्वासन दिया था कि IDPs को दिसंबर 2025 तक उनके घरों में बसाया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा जब तक सच्ची शांति और सामान्य स्थिति बहाल नहीं होती तब तक किसी पर्यटन उत्सव का आयोजन नैतिक रूप से गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही संगाई फेस्टिवल मणिपुर की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है, लेकिन इस समय इसे आयोजित करना उन पीड़ितों के लिए अन्यायपूर्ण होगा जो अब भी हिंसा और विस्थापन की मार झेल रहे हैं। कोकोमी ने सरकार से अपील की कि वह पहले शांति बहाली, पुनर्वास और लोगों के बीच विश्वास पुनर्निर्माण पर ध्यान दे। जयंता ने कहा सरकार को पहले राज्य को ठीक करना चाहिए, उसके बाद ही उसका उत्सव मनाना चाहिए। इम्फाल में आज एक बेहद भावनात्मक दृश्य देखने को मिला जब किडनी डायलिसिस पेशेंट्स और उनके परिवारों ने सरकार की लापरवाही के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि चीफ मिनिस्टर की हक्सेलगी तेंगबांग CMHT और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY योजनाओं के तहत बकाया भुगतान लंबे समय से लंबित है, जिससे मरीजों का इलाज रुक गया है। यह विरोध प्रदर्शन ऑल मणिपुर डायलिसिस पेशेंट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया, जो कैसाम्पा लईमजम लेकाय से शुरू होकर गवर्नर्स गेट तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई बार अपील करने के बावजूद सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मरीजों ने बताया कि वे अब कर्ज और मौत के बीच चुनाव करने को मजबूर हैं, क्योंकि निजी अस्पतालों ने सरकारी भुगतान न मिलने के कारण डायलिसिस सेवाएं बंद कर दी हैं। एसोसिएशन की प्रवक्ता चोंगथाम लक्ष्मी ने सरकार की नाकामी की कड़ी आलोचना की और कहा जो योजनाएं लोगों की जान बचाने के लिए बनी थी वे अब कागजों में दबी बेकार फाइलें बनकर रह गई हैं। उन्होंने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा के सरकारी वादे का खुला उल्लंघन बताया। डायलिसिस जो मरीजों के लिए हफ्ते में 3 से 4 बार जरूरी होती है, अब केवल अमीरों की पहुंच में रह गई हैं। कई मरीज गंभीर हालत में हैं, जबकि कुछ ने इलाज बंद कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर ऑफ मणिपुर से सीधी हस्तक्षेप की मांग की और बकाया भुगतान तुरंत जारी करने की अपील की, लेकिन अब तक राज्यपाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मणिपुर ने आज पूरे देश के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे मनाया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। भारत के आयरन मैन, जिन्होंने आजादी के बाद
500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकजुट किया। राज्य स्तरीय समारोह फर्स्ट बटालियन मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 13 कंटिजेंट्स की परेड का निरीक्षण किया, जिसे प्रमेश अराम्बम एमपीएस ने नेतृत्व किया और यूनिटी प्लेट्स दिलाया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरदार पटेल की एकता और शक्ति की विरासत को याद किया, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में प्रतीकात्मक माना गया है। उन्होंने नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया और कहा कि मणिपुर की विविधता ही उसकी ताकत है, जो इमा कैथल में महिलाओं के नेतृत्व, सांस्कृतिक विरासत और मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन व स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जैसी योजनाओं में झलकती है। कार्यक्रम में आर्मी असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईआरबी यूनिट्स, सिविल पुलिस और एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। साथ ही गवर्नमेंट डांस कॉलेज के छात्रों ने अखोई अपुन सत्तम शीर्षक से सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। राज्य के विभिन्न जिलों में भी समारोह आयोजित हुए। चांडल में एडीसी मोहम्मद फिरोज ने यूनिटी प्लेट्स दिलाते हुए नागरिकों से सरदार पटेल की इंटीग्रिटी और गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों को अपनाने का आग्रह किया। बिष्णुपुर में डीसी पूजा इलांगबम ने रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें अधिकारियों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिरीबाम में 15 किलोमीटर नेशनल यूनिटी रन 2025 का आयोजन रन फॉर पीस एंड यूनिटी थीम के तहत किया गया, जिसे एसपी प्रखार पांडे आईपीएस ने फ्लैग ऑफ किया। इसमें सीएच कुमार सिंह सोनाई कसार असम ने पहला स्थान प्राप्त किया। तमेंगलोंग में डॉक्टर एल अंगसिम दांगस्वावा आईएएस के नेतृत्व में यूनिटी मार्च और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसने नागा, मैतेई और कुकी समुदायों के बीच सौहार्द का संदेश दिया। चुराचांदपुर में एडीसी लालरोबुल फैमिट एमसीएस ने रन फॉर यूनिटी, रन फॉर इंडिया को झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां एसडीओ विद्यामारी श्रीधार आईएएस ने पुलिस, सीआरपीएफ, विभिन्न विभागों और स्कूलों के प्रतिभागियों को यूनिटी प्लेट्स दिलाई। राज्य भर में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम एकता, शांति और राष्ट्रीय समरसता का प्रतीक बना, जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक मजबूत और अखंड भारत के संदेश को फिर से जीवंत किया। By the vision and action आगामी नेशनल स्पेस साइंस सिंपोजियम 2026 के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स मणिपुर यूनिवर्सिटी ने इग्नाइटिंग यूथ माइंड्स थ्रू साइंस एंड स्पेस थीम पर एक रीजनल आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम बीसी कोर्ट हॉल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर प्रवीण कुमार, डिप्टी डायरेक्टर एसपीओ आईएसआरओ बेंगलोर, डॉक्टर अरूप बरगोहन, साइंटिस्ट एसएफ नेसाक शिलोंग और प्रोफेसर ए दिलीप कुमार, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स मणिपुर यूनिवर्सिटी सहित कई शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। अपने संबोधन में प्रोफेसर ए दिलीप कुमार ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम मणिपुर यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर के छात्रों के लिए विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों से जुड़ने और ज्ञान अर्जित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं के भीतर विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति नई सोच और प्रेरणा जगाएगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आने वाले समय में ऐसे वैज्ञानिकों के साथ संवाद से मणिपुर के छात्रों को अपनी प्रतिभा विकसित करने और विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त करने का मौका मिलेगा। We're working in the field of related to the ship organization. I would also like to NASAC Shillong. now this time is 24th National Space Science Symposium. Success. I also
ऐतिहासिक फैसले में चित्तौड़, आंध्र प्रदेश की सेशंस कोर्ट ने पूर्व मेयर कतारे अनुराधा और उनके पति कतारे मोहन की नवंबर 2015 में हुई निर्मम हत्या के मामले में 5 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई है। यह हमला चित्तौड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के अंदर हुआ था, जहां हमलावर मेयर के चैम्बर में घुस गए, अनुराधा को नजदीक से गोली मारी और उनके पति मोहन की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। जांच में पता चला कि इस हत्या के पीछे गहरी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और पारिवारिक विवाद था। मुख्य आरोपी खुद मोहन का भतीजा था। दोषी ठहराए गए 5 आरोपी हैं श्री रामचंद्र शेखर एलायस चिंटू, वेंकटचलपति एलायस मुलवगिलु वेंकटेश, जया प्रकाश रेड्डी एलायस जया रेड्डी, मंजुनाथ एलायस मंजू और वेंकटेश एलायस गंगनापल्ली वेंकटेश। लगभग 1 दशक तक चले इस मुकदमे का यह फैसला क्षेत्र के सबसे सनसनीखेज अपराध मामलों में से एक का अंत माना जा रहा है। अदालत ने इस हत्या को अत्यंत क्रूर और पूर्वनियोजित अपराध करार दिया है और इसी आधार पर मृत्युदंड दिया गया। हालांकि दोषियों ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं चित्तौड़ की स्थानीय जनता ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सवाल अब भी बने हुए हैं। आज एक बड़ा राजनीतिक विवाद तब भड़क गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के तुरंत बाद जम्मू एंड कश्मीर को भारत में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। केवडिया, गुजरात में सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पटेल पूरे देश को एकजुट करना चाहते थे, लेकिन एक व्यक्ति के अहंकार ने संकेत नेहरू की ओर उस एकीकरण को रोक दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने भारत की एकता को कमजोर किया और पटेल के योगदान को इतिहास से मिटाने की कोशिश की। इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने इसे इतिहास का विकृतीकरण बताया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पुराने मुद्दों को उठाकर महंगाई और बेरोजगारी जैसी वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि नेहरू और पटेल के बीच आपसी सम्मान था और कश्मीर से जुड़ा फैसला उस समय की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों में लिया गया था, न कि व्यक्तिगत मतभेदों के कारण। वही यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पटेल की विरासत मिटा दी, जबकि मोदी गवर्नमेंट ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे प्रतीकों के जरिए उन्हें उनका सही सम्मान लौटाया। विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद भारत की राजनीति में पुराने वैचारिक मतभेदों, नेहरूवियन प्लूरलिज्म और पटेल्स इंटीग्रेशनिस्ट रियलिज्म को फिर से उजागर कर रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग सरदार पटेल ट्रूथ और हैशटैग नेहरू लिगेसी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जबकि संसद में इस मुद्दे पर अगले सप्ताह तीखी बहस की संभावना है। यह विवाद दिखाता है कि आजादी के दौर के फैसले आज भी भारत की राजनीति को आकार दे रहे हैं और बांध भी रहे हैं। फुर्ती और तीव्रता के साथ पार करती 2024 की अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता की चैंपियन बीएसएफ की भारतीय नस्ल की शान रिया की यह छलांग। अमेरिकी और भारत ने आज एक ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसे यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पेटी हेग्सेथ और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कुआलालंपुर में संयुक्त रूप से घोषित किया। यह समझौता दोनों देशों के बीच
सैन्य सहयोग को और गहरा करने पर केंद्रित है, जिसमें कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन और जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, जो भारत के मेक इन इंडिया मिशन को मजबूती देगा। पैथ एक्शन ने इस समझौते को एम्बिशियस बताते हुए कहा कि यूएस इंडिया डिफेंस टाइज हैव नेवर बीन स्ट्रॉन्गर। भारत के लिए यह एक रणनीतिक मोड़ माना जा रहा है। यह ढांचा भूमि, वायु, जल और अंतरिक्ष क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग की योजना तैयार करता है, जिससे देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक वैश्विक शक्ति के साथ साझेदारी का अवसर मिलेगा। यह समझौता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, खासकर चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता के बीच। हालांकि व्यापार विवाद और तारीफ संबंधी समस्याओं के कारण कुछ तनाव बने हुए हैं, लेकिन यह रक्षा समझौता दिखाता है कि दोनों देश रणनीतिक सहयोग को वाणिज्यिक मतभेदों से अलग रहकर आगे बढ़ने का तैयार है। यह 10 वर्षीय रोड मैप द्विपक्षीय संबंधों में एक नए युग की शुरुआत करता है, जिससे इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और दोनों सेनाओं के बीच ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी को और मजबूती मिलेगी। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने पुष्टि की है कि वह वेस्टर्न सैंक्शन से मुक्त आपूर्तिकर्ताओं को और शिपिंग कंपनियों से ही रशियन क्रूड ऑयल की खरीद जारी रखेगी। उद्योग सूत्रों के अनुसार IOC ने हाल ही में दिसंबर महीने के लिए रशियन क्रूड के 5 कार्गो बुक किए हैं। यह कदम ऐसे समय पर आया है जब कई अन्य भारतीय रिफाइनरियों ने US सैंक्शंस के बाद रोस्नेफ्ट और लुकोइल जैसी प्रमुख रूसी कंपनियों से तेल खरीदना रोक दिया है। अनुज जैन IOC के फाइनेंस डायरेक्टर ने स्पष्ट किया कि रशियन क्रूड खुद प्रतिबंधित नहीं है, केवल कुछ संस्थाएं और परिवहन कंपनियां हैं जिन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि IOC सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को बिना बाधा पूरा करती रहेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत घरेलू ईंधन कीमतों को स्थिर रखने और आयात लागत को नियंत्रित करने के लिए अभी भी डिस्काउंटेड रशियन ऑयल पर निर्भर है। हालांकि सेकेंडरी सेक्शंस जो जहाज रानी, बीमा और बैंकिंग लेन देन पर केंद्रित है, उसने इस व्यापार को और जटिल बना दिया है। वैश्विक दबाव के बावजूद भारत की नीति स्पष्ट है, एनर्जी सिक्योरिटी और प्राइस स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देना, जबकि वेस्टर्न एलाइज और रूस के साथ अपने संतुलन को बनाए रखना। एक तनावपूर्ण घटनाक्रम में आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी हाल ही में इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता के बाद आई है, जहां तुर्की और कतार की मध्यस्थता में दोनों देशों ने नाजुक युद्ध विराम समझौते को आगे बढ़ाने का सहमति जताई। अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि कबूल की सहनशीलता को कमजोरी न समझा जाए और चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने कोई आक्रामक कदम उठाया तो उसका कड़ा और तत्काल जवाब दिया जाएगा। दोनों देशों ने युद्ध विराम जारी रखने और 6 नवंबर को अगली बैठक करने का निर्णय लिया है, जिसमें सीमा उल्लंघन की निगरानी और उल्लंघन पर दंड तय करने के लिए एक औपचारिक तंत्र बनाने पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपने क्षेत्र से सक्रिय उग्रवादी समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है,
जिन पर सीमा पार हमलों का आरोप है। हालांकि दोनों पक्षों ने शांति के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आपसी भरोसे की कमी अब भी गहरी है। मौजूदा युद्ध विराम को वे अस्थायी समझौता बताते हैं, स्थायी समाधान नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, इस स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि किसी भी उल्लंघन से दक्षिण एशिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं पर फिर से हिंसा भड़क सकती है। چې د خپل مشکل مې د کور دننه حل کړي، د دغه مشکل له وجې چې ته دا مشکل سبا راوړې، افغانستان د دلته جنجال جوړوي، تر شا یې نور اغراض، نور دښمنۍ، نور مشکلات دلته ایجادوي. ګورئ دا تېروتنه यूक्रेन के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 9M729 क्रूज मिसाइल वह ग्राउंड लॉन्च सिस्टम जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2019 में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स INF ट्रीटी से अमेरिका की वापसी की थी, अब यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल की जा चुकी है। यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर एंड्री साविहा ने बताया कि रूस ने अगस्त से अब तक इस मिसाइल का कम से कम 23 बार उपयोग किया, जिसमें एक हमले के दौरान मिसाइल ने लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय की। क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन ने इस पर टिप्पणी करने की से इनकार करते हुए कहा कि सभी सवालों का जवाब डिफेंस मिनिस्ट्री देगी। विश्लेषकों का कहना है कि यह मिसाइल, जो पारंपरिक या परमाणु दोनों वारहेड ले जाने में सक्षम है, युद्ध को नए स्तर पर ले जा रही है और यूरोपीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। राजनयिक स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बुदापेस्ट समिट को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि मॉस्को ने एक सख्त मेमो जारी कर यूक्रेन से बड़े सैन्य और क्षेत्रीय रियायतों की मांग की थी। अमेरिकी अधिकारियों ने इन अत्यधिक शर्तों के कारण बैठक रद्द करने की पुष्टि की है। इस घटना ने रूस और अमेरिका के बीच परमाणु नियंत्रण वार्ता को नई अस्थिरता में डाल दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समीकरणों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।